जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज फुल सिलेबस टेस्ट हुआ है और उसका डिस्कशन है। तो फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 25 का डिस्कशन होने जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अंडर द सेम लोड वायर हैविंग लेंथ 5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। क्वेश्चन में दे रखा है यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट एज अनदर वायर बी ऑफ लेंथ 6 एंड क्रॉस सेक्शन दे रखा है। रेशियो बताना है यंग मॉडल्स का, ए टू बी का यंग मॉडल्स का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन में देखो वायर में लोड सेम है, यानी दोनों में क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू सेम है। तो क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू सेम हो गई, दोनों में सेम फोर्स लगेगा और सेम अमाउंट तक उसको स्ट्रेच किया गया। तो स्ट्रेच सेम अमाउंट तक किया गया, मतलब एक्सटेंशन दोनों में सेम है। तो चलो पहले वायर का एक्सटेंशन एल ए, दूसरे वायर का जो एक्सटेंशन है एल बी हो गया। दोनों में फोर्स सेम है। हम लोग जानते हैं फोर्स अपान एरिया स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपान एल होता है। तो चेंज इन एल यानी एक्सटेंशन की वैल्यू अगर लिखें तो ये हो गया एफ अपान ए इंटू गामा, ऊपर क्या हो जाएगा इंटू एल। ये हमारा एक्सटेंशन का वैल्यू आ गया। ए के लिए हम लोग लिखेंगे तो फोर्स हो गया एफ और लेंथ हो गया एल, है ना। और ये क्वेश्चन में ए का लेंथ हो गया अपान एरिया हो गया ए का, यंग मॉडुलस हो गया ए का। इसी तरह इधर लिखेंगे फोर्स सेम है, लेंथ हो गया इनिशियल बी, एरिया इसका बी, यंग मॉडुलस का वैल्यू यहाँ पर लिख लिया। फोर्स सेम है, हटा दो। लेंथ की वैल्यू 5 है, इसका लेंथ 5 है और दूसरे वाले का लेंथ 6 है। तो इसके जगह पर हम लोग रखेंगे 5। एरिया इसका है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻5। और क्वेश्चन में यंग मॉडुलस की वैल्यू इसके लिए वाई ए हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, बी का लेंथ क्वेश्चन में दिया है 6, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 6 है। क्वेश्चन में एरिया दिया है 3 इंटू 10⁻⁻5 और इसमें यंग मॉडुलस की वैल्यू वाई बी हो गया। सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 काट देंगे, 3 से ये 2 कट जाएगा, 2 इधर चलाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 2.5 ये 5 कट गया। वाई ए अपान वाई बी का वैल्यू 1:1 आ गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो, 1:1 सेकेंड ऑप्शन में है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम जिसमें होता है उसको बोलते हैं। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर। एडियाबेटिक होता है डेल्टा क्यू का वैल्यू 0, हीट एक्सचेंज 0। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल, राइट आंसर सेकंड होगा, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन, एंगल बिटवीन एक्सेशन वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा जो किसी भी पॉइंट पे एक्सेशन देखेंगे तो जो एक्सेशन होता है उसका डायरेक्शन ये होता है। ये एक्सेशन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। ये हो गया। अब क्वेश्चन में रेडियस वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर होता है फ्रॉम सेंटर टू, ये वाला, ये हमारा होता है रेडियस वेक्टर, ठीक। तो रेडियस वेक्टर और एक्सेशन वेक्टर अपोजिट होते हैं, 180 का यहाँ पर एंगल होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
10 माइक्रोकूलम चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 10 माइक्रोकूलम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, Q1 और Q2 मान लो। क्वेश्चन में बोला गया है इनके बीच की दूरी अगर 1 है तो इनके बीच में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, जो चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो, आधे आधे होने चाहिए। यानी अगर ये चार्ज 10 है तो ये वैल्यू, अगर इसको कैपिटल क्यू माने तो ये चार्ज होना चाहिए कैपिटल क्यू बाई 2, ये चार्ज होना चाहिए कैपिटल क्यू बाई 2। अगर ये ऐसे टूटेंगे तभी इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स आएगा। इसका मतलब ये चार्ज होना चाहिए 5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज होना चाहिए 5 माइक्रोकूलम, तब मैक्सिमम फोर्स आता है। तो आंसर 5 होगा, यानी इक्वली डिवाइड होंगे तभी मैक्सिमम फोर्स आएगा। आपको बता दें फार्मूला इस तरह लिखते हैं, F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोग dF बाई dQ करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1:2 का रेशियो यहाँ पर आता है। तो आधा आधा अगर मास रखेंगे, आधा आधा चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम आएगा। और अगर ये मास का क्वेश्चन होगा तो आधा आधा मास, यहाँ अगर मास दिया होता तो मास को भी हम लोग ऐसे लिखते, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम के लिए तो मास आधा आधा रखते। तो क्वेश्चन में मास अगर ग्रेविटेशन फोर्स का होगा तो आधा आधा मास रखेंगे, चार्ज होगा तो आधा आधा चार्ज रखेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Given below the two statement, if the Brewster's angle for light propagating from air to glass is theta b, Brewster's angle for the light propagating from glass to air is। तो देखो ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर ये हमारा इंटरफेस है, लाइट रे यहाँ आ रही है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, जो रे आ रही है वो हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है यहाँ पर, और ये अगर ब्रूस्टर्स एंगल है एयर टू ग्लास थीटा बी है, तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, पार्शली रिफ्लेक्ट होगा और ये एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये बोला गया है अगर ये एयर से ग्लास के बजाय ग्लास टू एयर होता तो ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर रिशनल लॉ लगा दो, साइन थीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, है ना, म्यू, और ये एयर का है तो म्यू इंटू ए, और ये क्या है ग्लास का, और यहाँ पर क्या लिखोगे साइन, और ये वैल्यू देखो ये एंगल थीटा बी हो जाएगा तो ये हो गया 90 माइनस थीटा बी, तो साइन 90 माइनस थीटा बी ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर साइन थीटा बी, ये कॉस थीटा बी हो जाएगा, साइन थीटा बी कॉस थीटा बी टेन थीटा बी हो गया। तो टेन थीटा बी का वैल्यू हो गया म्यू जी बाई म्यू ए, है ना, म्यू जी बाई बी ए, ये आ गया। अगर हम लोग एयर से लेते, मतलब ग्लास से एयर की ओर जाएगा, तो ग्लास से एयर के लिए इक्वेशन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन और थीटा यहाँ पर ले लेंगे, अगर हम लोग इसको थीटा मान लें, ब्रूस्टर्स एंगल थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू ए साइन, और ये 90 माइनस थीटा लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू आ गया म्यू साइन थीटा कॉस म्यू जी या म्यू ए अपान म्यू जी, ये उसका उल्टा हो गया, ये हो गया 1/10 थीटा बी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आती है ये उसका रिवर्स आएगा, इसका मतलब ये जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा के बराबर आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम लोग उल्टा करेंगे उल्टा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर एंगल इधर से लेंगे ये एंगल हमारा हो जाएगा और इधर का जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा बी करके आएगा। तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। अब बोला गया द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर tan इनवर्स म्यू जी, tan इनवर्स म्यू जी नहीं आएगा, म्यू ए अपान म्यू जी, म्यू ए अपान म्यू जी ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग जब लिखते थे तो इसको ऐसे लिखते थे म्यू जी इंटू ए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा म्यू और जी
नीचे वाला ये वाला वैल्यू ऊपर जाए, म्यू ए इंटू जी आएगा। तो ये आंसर आएगा इसका। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है। यहाँ पर जो लिखा है ना म्यू जी, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए म्यू ए और जी, ऐसा लिखा होना चाहिए। तो ये आंसर आएगा ये, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हमें फर्मी लेवल बताना है। फर्मी लेवल वो होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल के, जैसे कंडक्शन, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, ये वैलेंस बैंड होता है, ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है इसके ऊपर। तो मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन, इसका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कितने दूर तक रह सकता है, वो कहलाता है हमारा फर्मी लेवल। तो अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो बीचों बीच में होगा, फर्मी लेवल इसके बीचों बीच में होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल इन द मिडिल ऑफ बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड होगा, ठीक। तो इंट्रिंसिक में तो ये वाला होता है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर डोनर इम्प्योरिटी या डोनर हम लोग बोलते हैं, पी टाइप को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ये एक्सेप्टर होता है, ठीक ना। इसमें डोनर एनर्जी लेवल बनता है एन टाइप में। डोनर का जो एनर्जी लेवल होता है एन टाइप में, वो यहां तक होता है, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। और यहां तक जो है फर्मी लेवल, इसी को बोलेंगे फर्मी लेवल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां तक, डोनर वाला यहां तक हो सकता है। तो ये आ जाएगा बिलो द कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप में जो वैल्यू होगा फर्मी लेवल, नियर द कंडक्शन बैंड या बिलो द कंडक्शन बैंड बोलेंगे। तो इसका मतलब एन टाइप में ये वाला वैल्यू आएगा। जो एक्सेप्टर होता है वो नियर द बैलेंस बैंड होता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब हुआ पी टाइप, डोनर का मतलब हुआ एन टाइप। तो एक्सेप्टर में जो फर्मी लेवल होगा नियर द बैलेंस बैंड होगा। तो नियर द बैलेंस बैंड, हाँ ये वाला लगेगा पी में। और चौथा मेटल में तो जो होता है वो इनसाइड होगा। तो मेटल का तो चौथा ही सही होगा। चेक कर लेते हैं, पहले का दूसरा होना चाहिए, पहले का दूसरा यहाँ पर है। और बी का थर्ड होना, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पावर ऑफ लेंस इज 1.25 मीटर इन अ पर्टिकुलर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्वेश्चन में, और मीडियम का, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो अगर किसी पावर को देखें किसी मीडियम में, तो मीडियम में जो हमारा फोकल लेंथ है 1/f, इसी को पावर बोलेंगे। 1/f होता है म्यू, और लेंस है, और सराउंडिंग मीडियम उसका बताना है। तो ये ग्लास हो गया, सराउंडिंग मीडियम एम हो गया, म्यू एम जी -1 1/r1। ये फार्मूला होता है, मेन फार्मूला। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फोकल लेंथ क्वेश्चन, पावर की वैल्यू दे रखा 1.25 मीटर, तो ये 1.25 मीटर कर देंगे। और म्यू एम जी की वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ए म्यू जी अपान ए म्यू एम -1 1/r1। पॉजिटिव में r1 होगा, 20 सेंटीमीटर है तो 0.20 मीटर हो जाएगा। और ये भी ये निगेटिव होता है r2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.40 मीटर हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। हमें ए म्यू जी का वैल्यू 1.5 दे रखा है, तो 1.25 बराबर 1.5 अपान ए म्यू एम -1 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 20 और 40 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.40। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ए म्यू एम का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.25 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 3। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 अपान ए म्यू एम -1, ठीक है ना। इस -1 को इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू में करेंगे तो ए
म्यू एम का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो 9:7 के करीब आएगा। तो सेवंथ का जो आंसर आएगा वो 9/7 आ जाएगा। फार्मूले को आप लोग देख लें। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन photoelectric equation, the plot of kinetic energy of the emitted photoelectron from metal versus frequency। इक्वेशन था इंसिडेंट एनर्जी बराबर था वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। इंसिडेंट एनर्जी को हम लोग एच न्यू लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन ऐसे रहने दें, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आए तो ये वैल्यू हो जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है ना। इंटरसेप्ट निगेटिव है तो इसका मतलब लाइन ऐसे जाएगी, ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एच होगा। ग्राफ का जो स्लोप होगा थीटा वो किसके बराबर होगा, वो एच हो जाएगा। यानी कि स्लोप की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर जो स्लोप होगा एम लिखेंगे। यहाँ पर जो स्लोप हमारा आएगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप यहाँ पर टेन थीटा और स्लोप की वैल्यू यहाँ पर एच हो जाएगा। और एच जो है कांस्टेंट वैल्यू है, यानी सभी मेटल के लिए ये सेम होगा। आंसर होगा इसका इज द सेम फॉर ऑल मेटल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। स्लोप हमारा क्या आएगा, एच आएगा, प्लॉन्क कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। ए सबमरीन एक्सपीरियंस ए प्रेशर ऑफ 5 एट अ डेप्थ ऑफ D1 इन ए सी। तो ये सी है, यहाँ पर लेवल है पानी का, और यहाँ पर दो लेवल पानी का दे रखा है। यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर है, यहाँ पर जो है एक प्रेशर की वैल्यू D1 डेप्थ पे, D1 डेप्थ पे ये वैल्यू है हमारा प्रेशर का। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसको P नॉट प्लस एच रो जी लिखेंगे, है ना। व्हेन इट गोज फर्दर टू डेप्थ D2, ये नीचे और चला गया D2 डेप्थ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये अब डेप्थ D2 तक आ गया, इसके बाद D2 और चला गया। यहाँ पर जो प्रेशर होगा तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस अब हाइट यहाँ पर बदल जाएगी एच डैश, डेंसिटी वही रहेगी, जी वही रहेगा। अब क्वेश्चन में हमको बताना है D1 माइनस D2, D1 माइनस D2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रेशर है उसकी वैल्यू और यहाँ के प्रेशर की वैल्यू को घटा देते हैं। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देते हैं। सॉल्व करते हैं वैल्यू। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस हाइट, यहाँ पर डेप्थ है डी के फॉर्म में, तो ये D2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा D1 प्लस D2। टोटल हाइट यहाँ से अगर हम लोग दें तो ये D1 प्लस D2 हो जाएगा, D1 प्लस D2 रो इंटू जी। ये प्रेशर आ जाएगा इस जगह पर। ठीक। और इस प्रेशर में से घटा देंगे इसका प्रेशर, D1 वाला प्रेशर घटा देंगे, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो की जगह D1 रो इंटू जी, ये आ जाएगा। इसी को बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस, है ना, दोनों जगह का प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रेशर का जो डिफरेंस होगा यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वही हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। तो प्रेशर अगर हम लोग देखें, प्रेशर ऐसे लिखें, यहाँ तो दोनों का लिखा ही है, डेल्टा पी, चलो इसको ए बोले इसको बी बोले, तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए, ये वैल्यू निकालेंगे। प्रेशर दोनों जगह सेम है, यहाँ का प्रेशर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह सेम होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो पी नॉट तो दोनों में सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइट का जो डिफरेंस आएगा वो हमको दिखना है, और प्रेशर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर प्रेशर 8.08 है और ये 5.05 है। तो यहाँ पर डेल्टा पी का वैल्यू हमको मालूम हो गया, ये हो गया 8.08 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 5.05 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5, 3 हो गया, 0, 8 माइनस 5, 3.03
10 की पावर 6। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारी डेल्टा पी, और यही डेल्टा पी किसके बराबर होगा? डेल्टा पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो हाइट में डिफरेंस है d1 माइनस d2, एच रो जी के बराबर करेंगे तो d1 माइनस d2 इंटू रो इंटू जी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में हमको d1 माइनस d2 ये वैल्यू लिखनी है। डेंसिटी जो है वाटर की दे रखी है 10 की पावर 3, जी का वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10 की पावर 4, तो 3 इंटू 10 की पावर 6, और ये 10 की पावर माइनस 4 ऊपर गया, तो यहाँ पर d1 माइनस d2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 3 इंटू ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो 10 की पावर 4 डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 4, तो 3 इंटू 10 की पावर 2 लगभग ये आंसर आएगा, और 3 इंटू 10 की पावर 2 मीटर में, यानी 300 मीटर के करीब ये इसका आंसर होगा। पहला आंसर सही होगा। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर आ रहा है 9th में, वो हम लोग का पहला आंसर आ रहा है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। न्यूक्लियर फिशन 0.1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी रिलीज बाय फिशन ऑफ 1 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में मास है 1 किलोग्राम, और इसका हमें 0.1% केवल यूज करना है एनर्जी में, तो इसका 0.1% हो गया 0.1 अपॉन 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ई बराबर एनर्जी जो होता है वो एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। एम की वैल्यू हम लोग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सी स्क्वायर का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 16 होता है। ये वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस का 13 जूल में, ये आंसर आएगा। आंसर इसका 4th आएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 11, द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज x टाइम। क्यूबिकल एक्सपेंशन को हम लोग गामा बोलते हैं, और इज 3x टाइम ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सुपरफिशियल। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल को बीटा बोलते हैं। अगर इस गामा की वैल्यू लिखें तो ये होता है 3 अल्फा, और अगर हम लोग बीटा को लिखें तो ये होता है 2 अल्फा। अल्फा से अल्फा काट दें तो x बराबर हो गया 3/2, 1.5, तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बस सडनली टेक्स ए टर्न, द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज। देखो बस जब टर्न करती है, पैसेंजर क्या होता है, वो आउटवर्ड की तरफ वो मुड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर बॉडी उनकी रेस्ट में रहती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इनर्शिया लगता है, तो इनर्शिया के कारण बॉडी अपने स्टेट को बनाए रखना चाहती है, लेकिन बस जो है अचानक से मुड़ती है तो बॉडी में फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि हर बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहती है, तो उसका अपोज करना चाहती है, ये इनर्शिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम। सही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो है सेम फेज में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर सेम फेज में होने के कारण एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ मिनिमम होते हैं एक ही जगह पर, तो ये स्टेटमेंट सही है। एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, दोनों में एनर्जी आधी आधी डिवाइड होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल लिखा हुआ है, ये गलत है। पैरेलल नहीं होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये फॉल्स है। यहाँ पर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होना चाहिए। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, हाँ ये ईएम वेव होती हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ये नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14, एथिन न्यूक्लियस हैज रेडियस इतना दे रखा है, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। पोटेंशियल जो होता है अगर हम लोग देखें सरफेस पे, वी पी पोटेंशियल सरफेस पे लिखते हैं V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9Q/R। क्वेश्चन में 9 इंटू 9 चार्ज की वैल्यू लिखेंगे
1.1 पे है और इसका एटॉमिक नंबर 50, तो Z इंटू क्यू, तो 50 इंटू क्यू की जगह पर Z इंटू ई लिखेंगे 1.6 10 की पावर -19। आर की यहाँ पर रेडियस दे रखा है 6.6 -15, ये हो गया 80, 16 ये हो गया 80, और अगर हम लोग 80 करेंगे तो ये हो गया 72, लगभग 1 के आसपास आएगा। और 1 आ गया, ये 9 हो गया, ये 15 ऊपर गया, 15 ऊपर गया, -19 है, प्लस का 19, प्लस का 15 और ये 9, ये कितना हो जाएगा? पहले तो यहाँ 10 आ गया, 10 और ये ऊपर गया प्लस का 15, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 10, पावर में गड़बड़ दिख रहा है, रेडियस है 15 है ना, तो ऊपर गया 15 हो गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, पावर में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, 15 है और ये यहाँ पर हुआ 9 और 19 होके हो गया 10 की पावर 10, प्लस का 10 ऊपर गया 15, 10 की पावर 25, तो हमारे पास आया 9 इंटू ये 50 और 16 मिलके क्या हुआ 80, ठीक, और ये पावर में हमारे पास कितना आया, यहाँ 19 माइनस 9 10 हो गया 10 की पावर, अच्छा -10 होगा, ठीक है, -10 और प्लस का 15, तो प्लस का 15 यानी 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6.6, तो अगर हम लोग पॉइंट को यहाँ पर हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, 2 जीरो आएगा 7, पॉइंट हटा के जीरो करेंगे, लगभग 1.1 इंटू 10 की पावर 7, तो 1 इंटू 10 की पावर 7 के करीब आएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। सही है भाई, ये -15 है, ये -19 -9 करेंगे, 19 -19 और +9 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और ऊपर प्लस का 15 जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का माइनस का 5 बचेगा। चलिए अगला करते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल ये दोनों हमारा जो है वेक्टर है, और कैसे वेक्टर है, इनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की यूनिट होती है, प्लेन एंगल की रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की होता है स्टेरेडियन, दोनों की यूनिट होती है लेकिन दोनों का डायमेंशन नहीं होता, यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, तो आंसर 4 लगाएंगे। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। Two rod of same length and area, cross section A1 and A2 have they are in at same temperature and K1 K2 are the thermal conductivity. Rate of flow of heat same. तो दो रॉड बनाते हैं, इसका एरिया A1, इसका K1, इसका लेंथ L, ठीक है ना, टेम्परेचर दोनों में सेम है, θ1 θ2। एक दूसरा रॉड है, इसका एरिया A2 है, इसका K2 हो गया, टेम्परेचर सेम है दोनों में, लेंथ की वैल्यू सेम है, दोनों में हीट की रेट ऑफ हीट सेम है, इसमें भी H इसमें भी H, तो H1 इसको मान लो, इसको H2 मान लो, दोनों के बराबर कर दो, H1 बराबर H2 बोला जा रहा है, H1 बराबर होता है K1 A1 डेल्टा थीटा अपान L1, ये हो गया K2 A2 डेल्टा थीटा अपान L2। क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू सेम है तो L1 L2 ना रख के L रखेंगे, L से L कट गया, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कट गया, K1 अपान K2 बराबर, ये हो गया A2 बाई A1, या A1 अपान A2 बराबर क्या लिख सकते हो, K1 बाई K2 बराबर होगा, उल्टा है ना, इनवर्स का रिलेशन है, तो अगर हम लोग A1 अपान A2 लिखेंगे, A1 अपान A2 लिखेंगे तो K2 बाई K1 हो जाएगा, आंसर होगा सेकंड। A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. Stone will hit the ground following. देखो जब किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई बॉडी चलती है तो उसमें इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है, यानी इस डायरेक्शन में, और जब वो गिरेगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेशन होगा, तो बॉडी ऐसे न जाके ऐसे आती है, यानी पाथ कैसा बनेगा,
पैराबोलिक पाथ बनेगा, आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर होगा 18। यहाँ पर बताना है, मैचिंग करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो v बराबर हम लोग लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर a इंटू टी। ए को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हैं क्यू ई बाई एम, और चार्ज अगर ई है तो ई बाई एम इंटू टी की जगह टाउ लिखते हैं, तो ई टाउ बाई एम, ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर होगा थर्ड, ए का थर्ड होगा। चलो ठीक है ना। अच्छा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट होता है आई बराबर एन ई ए वी डी, करंट डेंसिटी यानी आई अपान ए, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो आई अपान ए बराबर हो गया एन ई ए, एन ई वी डी, तो ये हमारा आ गया एन ई वी डी। ये ऑप्शन में दे रखा है करंट डेंसिटी सेकेंड। चलो, करंट डेंसिटी सेकेंड हो गया, यानी फोर्थ का सेकेंड, तो पहला नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगला चेक करते हैं। रजिस्टिविटी देखो, कंडक्ट यहाँ पर सिग्मा बराबर होता है जे इंटू ई, सिग्मा बराबर जे इंटू ई। अगर हम लोग यहाँ पर सिग्मा को लिखें तो सिग्मा जो होता है 1/रो होता है, तो 1/रो बराबर हो गया जे इंटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर रो बराबर क्या होगा, हाँ ये गड़बड़ लिखे, सिग्मा बराबर नहीं, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं, तो जे बराबर हो गया सिग्मा की जगह 1/रो इंटू ई, यानी ई अपान रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा ई बाई जे, तो यहाँ पर रजिस्टिविटी ई बाई जे होगा। बी का हमारा जो आएगा वो फोर्थ आएगा, तो बी का फोर्थ हमारा सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड आंसर करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 19 देखें, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, इक्विपोटेंशियल का मतलब वो सरफेस जिसमें पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, सेम पोटेंशियल सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आंसर पहला सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम 4 टाइम इनिशियल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है की प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करने के लिए बताओ पी क्या हो जाएगा, पी बराबर हो गया, पी बराबर हो गया अंडर रूट के, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करोगे तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू आएगा, आंसर सेकंड होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है ई, वो होती है हमारी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट इज 2 एम्पियर, मीन वैल्यू निकालना है। देखो, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, तो अगर करंट की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए बोला जाए, ये 0 होती है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या मीन वैल्यू 0 हो जाएगी। 23, ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट, यू बराबर 0 से छोड़ा जा रहा है 25 मीटर हाइट से, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो mgh बराबर क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, mgh, m की वैल्यू 3, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 25, तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगा 750, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे जी की जगह पर, तो ये वैल्यू 748 आ जाएगा, तो ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिम्नास्टिक टेक टर्न विद हर और मैन लेग,
तो एक अगर जिम्नास्टिक वाले करने वाले अगर अपने हाथ और पैर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच का मतलब फैला रहा है, तो अगर उसका पहले ऐसे था, पहले ऐसे करके डांस कर रही, ठीक है ना, बाद में उन्होंने क्या बोला कि इसको अगर वो अपना हाथ स्ट्रेच कर दे, मतलब ऐसे कर दे, अब करे, तो आपको मालूम है कि इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दूर तक होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। अगर दोनों में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। अगर वो हाथ कंजर्व करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन चेक करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ये गलत हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, ये सही है, ये डिक्रीज कर जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज 100 टर्न पर मिलीमीटर। क्वेश्चन में बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे जो फील्ड होते हैं सोलेनाइड के म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न है 100, लेंथ है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को 10⁻³ लिखेंगे। करंट की वैल्यू क्वेश्चन में 1 है, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻+3, ये 2 मिलकर 10⁵ हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁻², ये इसका राइट आंसर होगा। 4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻², लगभग 12 पॉइंट इंटू 10⁻², ऑप्शन होगा पहला। तो ये था आज का हमारा 1 to 25। अब आपको आगे 25 से 26 to 50 आगे ज्ञान सर कराएंगे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आइए अब एफएसटी के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर जो 26 है बेटा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये है, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ईच एटम ऑफ ए मोनो एटमिक गैस। देखो हम जानते हैं मोनो एटमिक गैस के पास जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 3 इंडिपेंडेंट मोड होते हैं जिसमें हमारा मॉलिक्यूल एनर्जी को ऑक्युपाई करता है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आप सभी को याद भी रहता है, सीधे सीधे इसका आंसर दे देना है आपको कि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी आपकी कितनी, 3 के इक्वल। सो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिसमें कोई भी एटम हमारा एनर्जी को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 ये है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज गिवन बाय। तो देखो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, तो हम जानते हैं कि सी का फॉर्मूला 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड, कुछ करना भी नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर रिजल्ट लिख देना है। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट h above the surface of the earth is the same as at a depth d below the surface of the earth when both d and h are much smaller than the radius of earth, then which one of the following is correct। देखो उन्होंने कह दिया है कि जो d और h हैं दोनों हमारे रेडियस ऑफ अर्थ से मच स्मॉलर हैं, तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे ये अर्थ है, सपोज ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ की सरफेस से जब हम h हाइट ऊपर जाते हैं और h हमारा वेरी वेरी लेस देन r ही है, तो यहां पर जो बेटा g डैश की वैल्यू होती है वो g टाइम्स 1 - 2h अपॉन r के इक्वल हो जाती है। और अगर हम यहां से h डेप्थ बिलो जाते हैं तो यहां पर अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं होती, बट मच स्मॉलर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। यहां पर जो बेटा g डबल डैश होगा वो g 1 - h/r के इक्वल होता है। इन्होंने कह रखा है कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये दो वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, h हाइट वाली और d डेप्थ वाली, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा। तो g माइनस
2GH/RE इक्वल हो जाएगा G माइनस GH/RE के। तो सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा एक सेकेंड बेटा देखना, यहां पर हमने डेप्थ H ले ली है। इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, रुक ना। कैसे मिटेगा ये? वैल्यू बड़ा तो ले लिया ना। और ये स्फीयर कैसे जाएगा? अच्छा ठीक है, कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट h above द surface of the earth is the same as at a depth d below the surface of the earth when both a and h are much smaller than the radius of earth, then which one of the following is correct? कौन सा रिलेशन h और d के बीच में सही होगा? तो देखो भैया, जैसे ये मान लो अर्थ है, अर्थ की रेडियस आरी है, अर्थ की रेडियस आरी है, ठीक है। यहां से अगर हम सरफेस से h हाइट ऊपर गए हैं किसी पॉइंट P पर, तो यहां पर जो हमारा वेरिएशन इन g होता है, जो g की वैल्यू होती है, अगर हम उसको g एट पॉइंट P से लिखे तो बेटा ये g टाइम्स 1 माइनस 2h/RE के इक्वल होगा। ये कब यूज हो रहा है? जब हमारा h बहुत छोटा है RE से। अब यहां पर हम अगर अर्थ की सरफेस से d डेप्थ नीचे आते हैं किसी पॉइंट Q पर, तो यहां पर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी GQ, वो G 1 माइनस D/RE के इक्वल आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहां पर सही है। जल्दी से देखिए बेटा, सॉल्व करते हैं। ये दोनों इन्होंने कहा है दोनों सेम है बेटा, तो अगर सेम है तो GP इक्वल होगा G एट Q से, यानी कि G टाइम्स 1 माइनस 2h/RE इक्वल होगा G 1 माइनस D/RE के। इसका मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से D की वैल्यू बेटा 2h के इक्वल आ जाएगी। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। अगेन देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, सभी को मालूम है कि ट्रांसफर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के बिना पे वर्क करता है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देना है म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये है, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ आयरन ऑफ रेडियस 2 mm इज फॉलिंग थ्रू ए कॉलम ऑफ ग्लिसरीन if densities of glycerine and iron are respectively 1.3 into 10 power 3 kg per meter cube and 8 into 10 power 3 kg per meter cube. ओके, ईटा दे रखा है ग्लिसरीन के लिए। देन द टर्मिनल वेलोसिटी, इस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है। तो बेटा देखो फिर से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हम जानते हैं कि जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फार्मूला, जल्दी से बता दो भैया फार्मूला क्या होता है। 2/9 R स्क्वायर बाई ईटा सिग्मा माइनस रो टाइम्स जी के, जहां पर सिग्मा डेंसिटी ऑफ बॉल है और रो हमारी डेंसिटी ऑफ मीडियम यानी ग्लिसरीन है। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 2/9 R स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर कर देंगे। ईटा की वैल्यू दे रखी है 0.83, सिग्मा दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ माइनस रो दे रखा है 1.3 इंटू 10⁻³
मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू ले लेते हैं यहां पर हम लोग 9.8। जल्दी से बेटा इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू जो आएगी निकल कर वो 0.07 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 30th का सेकंड ऑप्शन सही है। तो ध्यान से देखो, यहां पर बस आपको बेटा ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए था। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं द टाइम टेकन बाय लाइट टू पास थ्रू ए 4 mm थिक ग्लास स्लैब। आपके पास एक 4 mm की थिक ग्लास स्लैब है, ठीक है भैया। कहते हैं इससे लाइट को पास होने में कितना समय लगेगा। तो देखो स्पीड हमारी मीडियम पे डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है एन, वो बेटा सी बाई वी के इक्वल होता है। तो अगर हमें मीडियम में इस ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो v इक्वल टू सी बाई एन हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस ग्लास स्लैब में लाइट की स्पीड है। हमसे पूछा क्या गया है कि 4 mm की ग्लास स्लैब को उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो भैया हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टाइम है सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस की वैल्यू है 4 × 10⁻³ स्पीड है 2 × 10⁸ यानी इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू बेटा आ रही है 2 × 10⁻11 सेकेंड। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 31st का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 30 × 10⁻² Newton per meter. The radius of the soap bubble is 5 centimeter. The surface energy of the soap bubble is. तो देखो बेटा सरफेस एनर्जी जो होगी हमारी यहां पर, जो सरफेस एनर्जी होगी वो T मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया होगा। लेकिन सोप बबल में दो सरफेस एरिया होते हैं, तो 2 इंटू एक इनर सरफेस फ्री होती है, एक आउटर सरफेस फ्री होती है, तो 2 इंटू सरफेस एरिया लिख देंगे। अब देखिए यहां पर अगर सरफेस एनर्जी को हम W से लिख रहे हैं, सरफेस टेंशन की वैल्यू है 30 × 10⁻² इंटू 2, सरफेस एरिया बबल का होता है स्फीयर का 4 πr²। 30 × 10⁻² इंटू 2 इंटू 4 3.14। रेडियस की बात करेंगे 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। 1.8 × 10, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है 1.8 × 10⁻² जूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ए सिलिंड्रिकल रेजोनेंस ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर। तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल इस तरह से एक ट्यूब है बेटा जो दोनों एंड से ओपन है। इस तरह से हमने एक ट्यूब ले ली जो दोनों एंड से ओपन है। सपोज इस ट्यूब की लेंथ हमारी L के इक्वल है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी लंबाई बेटा L के बराबर दी हुई है, तो जो इसकी फंडामेंटल, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F, वो हमारी V/2L के बराबर आ जाएगी। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे इफ हाफ ऑफ द लेंथ इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो हमारी ट्यूब थी L लेंथ की, ये जो ट्यूब है इसको हम इन्होंने वाटर में डिप कर दिया है, ऐसे करके यहां तक L/2 हाइट तक ये डेप्थ पानी भरा हुआ है। तो यहां पर अब ये जो हाइट बचेगी ये L/2 हो जाएगी। अब देखो बेटा ये जो है ये हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया, क्योंकि एक सरफेस की रिजिड हो गई, राइट। तो यहां पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर उसको हम F' मानेंगे
तो वो v अपॉन 4l/2 हो जाएगा, यानी ये भी v अपॉन 2l हो गया, जो कि f के ही इक्वल है। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है लेंथ हाफ करने के बाद। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बेटा ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा हमारे यहां पर वेव है जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है? जल्दी से देखिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? 34 का जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। सीधे सीधे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। 35 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। 35 देखिए क्या है। द फॉरवर्ड, देखिए द फॉरवर्ड बायस डायोड, इसमें बताना है कौन सा डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है। ओके, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि जैसे ये P है बेटा और ये N होता है, राइट। फॉरवर्ड बायस में P टाइप हमेशा हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, तभी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। तो देखो यहां पर ये P टाइप है, ये N टाइप है, तो ये -2 वोल्ट है, ये +2 वोल्ट है, यानी यहां पर P टाइप आपका इसके कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पे है, गलत हो गया। -4 भी -3 से छोटा होता है, गलत हो गया। 3 भी 5 से छोटा होता है, ये भी गलत हो गया। 0 वोल्ट -2 से बड़ा होता है, तो ये है बेटा हमारा फॉरवर्ड बायस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 200 केल्विन to 800 Kelvin. If RMS speed of the gas at 200 Kelvin is V0, then RMS speed of the gas at 800 Kelvin will be। देखो हम लोग जानते हैं कि VRMS हमारा अंडर रूट के अंदर 3RT/m होता है। सेम गैस है तो VRMS हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो अगर हम V2 अपॉन V1 की बात करें, वो अंडर रूट के अंदर T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ये हो जाएगा V2 अपॉन V0 अपॉन V0 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर T2 है बेटा 800 केल्विन, T1 है 200 केल्विन, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। इसका मतलब V2 की वैल्यू आपकी 2V0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा 36 का, वो है फोर्थ ऑप्शन। 36 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहता है क्वेश्चन? द टॉर्क ऑफ ए फोर्स 5I कैप प्लस 3J कैप माइनस 7K कैप अबाउट द ओरिजिन इज टाउ। If the force acts on a particle whose position vector is 2I cap plus 2J cap plus K cap, then the value of torque will be। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क है हमारा, टॉर्क वो इक्वल होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर के। सिंप्लीफाई करेंगे, I कैप J कैप K कैप, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, R क्रॉस F होता है, पोजिशन वेक्टर ये दिया है तो 2 और ये बेटा 1 हो जाएगा। यहां से ये 5 3 और -7 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा I कैप 2 3 1 माइनस का 7 माइनस का J कैप 2 5 1 माइनस 7 प्लस का K कैप 2 5 2 3 2 5 2 और 3। नाउ ये हो जाएगा I कैप ये -14 माइनस का 3 माइनस J कैप माइनस का 14 माइनस का 5 प्लस का K कैप 6 माइनस का 10। ये हो जाएगा बेटा माइनस का 17 I कैप प्लस का 19 J कैप
माइनस का 4k कैप, ये आ गया टॉर्क। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसका। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड और वेक्टर पे बेस्ड है, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए बार मैग्नेट ड्रॉप थ्रू ए मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप टेक्स मोर टाइम टू कम डाउन कंपेयर टू ए नॉन मैग्नेटिक बार विद द सेम ज्योमेट्री एंड मास। बात बिल्कुल सही है भैया। अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं तो वहां पे एडी करंट डेवलप होती है, जिसकी वजह से एक अपोजिंग फोर्स लगता है, तो उसको टाइम ज्यादा लगता है। देखते हैं भैया एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। फॉर द मैग्नेटिक बार एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन द मेटेलिक पाइप विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक बार। तो यहां पर ये भी बात तुम्हारी सही है और ये भी बात सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन अपना सही है। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ए परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर है ये स्मॉल स्फेरिकल कैविटी एट इट्स सेंटर विच इज फिल्ड विद ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है भाई। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर देन द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। ओके, देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सपोज यहां पर ऐसे फील्ड लाइंस है, इस तरह से ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस है, तो बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से तो हमारी फील्ड लाइंस पास ही नहीं होती हैं। तो अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से फील्ड लाइंस पास नहीं होगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। तो अगर हमारी इस रीजन में ये जो हमारा ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है, और ये वाली कैविटी हमारी पैरा मैग्नेटिक है। अब देखो भैया यहां पर अंदर, इसके अंदर सभी रीजन में कहीं की भी बात करो, इसके अंदर बी की वैल्यू जीरो है पूरे रीजन में। तो जब यहां पे बी जीरो होगा तो कैविटी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी? जीरो होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। 39 का 2 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद ए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स वी, ए टेस्ट रजिस्टर आर आर 100 ओम का है, टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स G1 एंड G2 एंड टू एडिशनल रजिस्टर R1 एंड R2। ठीक है, फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ द मोस्ट सुटेबल सर्किट इज। देखो बेटा यहां पे दिखाई दे रहा है कि दो गैल्वेनोमीटर हैं। दो गैल्वेनोमीटर में एक गैल्वेनोमीटर का ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वोल्टमीटर में, और एक गैल्वेनोमीटर करना पड़ेगा कन्वर्ट हमें अमीटर में। एमीटर को हमेशा जिस रेजिस्टेंस में करंट मेजर करी जाती है उसके साथ सीरीज में लगाया जाता है, और जो हमारा वोल्टमीटर है उसको रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाना है। तो टेस्ट रजिस्टर हमारा आर आर है। तो बेटा ये है हमारा टेस्ट रजिस्टर। ठीक, अब देखो जब हम ये जो ऊपर वाला डिवाइस है ये कहलाएगा हमारा गैल्वेनो वोल्टमीटर, और ये जो है ये सर्किट में करंट को मेजर करेगा। देखो करंट जो, जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हमें रेजिस्टेंस ऐड करना होता है, हाई रेजिस्टेंस। और जब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जिसको शंट कहा जाता है उसको ऐड किया जाता है। तो बेटा देखो ये बात तो गलत हो गई, ये सीरीज में कनेक्ट है, ये भी गलत हो गई, सीरीज में कनेक्ट है, ये बात तो गलत हो गई। अच्छा, अब यहां पर गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में कनेक्ट है R2 और यहां पर पैरेलल में कनेक्ट है तुम्हारा क्या? R1। तो ये जो R1 है ये स्मॉल होता है, और जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं वो लार्ज होता है, जबकि R1 10 मेगा ओम है और R2 0.01 मेगा ओम है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर देखिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा है, तो ये करंट को मेजर करेगा और ये वोल्टेज को मेजर करेगा। तो जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो है थर्ड। तो 40th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। बस ध्यान रखना है आपको ये कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए
गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसको शंट कहा जाता है, और जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाता है, ये रेजिस्टेंस हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए, इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट 36 वॉट। ओके, ये जो 9 ओम का रजिस्टर है इसमें जो पावर डिसिपेटेड है वो 36 वॉट है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बेटा। तो अगर आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो अगर आपको यहां पर करंट मालूम चल जाए कि कितनी करंट फ्लो कर रही है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लोगे। देखते हैं भाई करंट कैसे निकालते हैं। 9 ओम में जो पावर डिसिपेटेड है वो 36 वॉट है। इसको बेटा हम लोग V स्क्वायर बाई R के इक्वल कर देंगे तो 36 इक्वल होगा V स्क्वायर बाई 9 के। V स्क्वायर की वैल्यू 36 इंटू 9 हो जाएगी तो V की वैल्यू 6 इंटू 3 से 18 वोल्ट आ जाएगी। तो यानी कि यहां पर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 18 वोल्ट का है। तो यहां से चलने वाली करंट अगर आप I1 निकालोगे तो V बाई आर से 18 बाई आर है 9 से ये 2 एम्पियर आ जाएगी। यहां से जाने वाली करंट अगर I2 निकालोगे V बाई आर से 18 बाई 6 से ये 3 एम्पियर आ जाएगी। ये दोनों करंट यहां पर ऐड होकर I हो जाएंगी I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 2 है, I2 3 है, टोटल हो गया क्या 5 एम्पियर। तो अगर हम वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस V मान लें तो V इज इक्वल टू I टाइम्स R से I है 5, R है 2, यानी इसकी वैल्यू 10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, सभी बच्चों ने इसको भी सही किया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 10 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 9%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज। अरे भैया देखो, वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू 3 डेल्टा R अपॉन R आ जाएगी, यानी कि डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू 1/3 डेल्टा V अपॉन V आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है डेल्टा R बाई R, तो ये 1/3 इंटू 9 से ये बराबर आ जाएगा आपका 3% के। सो करेक्ट ऑप्शन है 42 का थर्ड। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। The time period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। okay, अब देखो एक व्हीकल है जो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन में कुछ नीचे आ रहा है, ऐसे व्हीकल इंक्लाइन प्लेन में नीचे आ रहा है ऐसे, यस तरह से। यहां पर एक सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है, ठीक है, ये बॉब है जिसकी लेंथ L है, कैपिटल L है, सॉरी कैपिटल L है। इसका टाइम पीरियड बताना है। देखो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी इफेक्टिव होता है। अगर हम देखें यहां पर जी इफेक्टिव की बात करें तो जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा जी कॉस अल्फा, एक होगा जी साइन अल्फा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लग रहा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी बेटा अल्फा हो जाएगा, ये कंपोनेंट जी कॉस अल्फा हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हमारा जी साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो जी की इफेक्टिव वैल्यू जी कॉस अल्फा के बराबर है। तो टाइम पीरियड टी हमारा 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी कॉस अल्फा के इक्वल आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 ये है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x is equal to a plus bt square, x equal to a plus bt square, where a is equal to 15 centimeter and b is equal to 3 centimeter per second square. Its instantaneous velocity at time 3 second will be okay. तो भैया देखो इधर ध्यान से, a है सेंटीमीटर पर, यानी ये x जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी dx अपॉन dt हो जाएगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2bt आ जाएगा, इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 2, b है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की वैल्यू दे रखी है 3 सेकेंड, तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ये है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज ए टोटल एनर्जी ई नॉट। तो देखो अगर हमारा अर्थ का कोई सैटेलाइट है, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी v नॉट के साथ, इसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, अर्थ की रेडियस r ही है, ठीक। तो देखो भैया इसकी जो टोटल एनर्जी होती है ई नॉट, वो हमारी माइनस का GMEM अपॉन 2r के इक्वल होती है, और इस सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U नॉट, पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी U, वो बराबर होगी माइनस का GMEM बाई R के। तो देखो ध्यान से, ये जो माइनस का GMEM बाई R है, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, यानी E नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2k। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2E नॉट के इक्वल आ गई। चेक कर लेते हैं क्या कोई ऑप्शन है ऐसा। 45 का थर्ड ऑप्शन है बेटा, जो आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। 45 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 ये है, द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। देखो हम लोग जानते हैं सी स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, स्क्वायर कर देंगे सी स्क्वायर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हमारा इक्वल हो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर के। तो इसका डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर की डायमेंशन के, तो ये जाएगा 1 अपॉन एल टी की पावर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर एल की पावर -2 टी की पावर +2। देख लेते हैं भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन, m की पावर है 0, l की पावर है -2, t की पावर है +2। तो 46 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 47 देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 अबाउट डायमीटर इन इट्स प्लेन। देखो भैया ये आपके पास ये एक डिस्क है, इस तरह से ये एक डिस्क है ऐसे, जिसका इनर डायमीटर इनर एंड आउटर रेडियाई दे रखी है, ये है बेटा R1 और ये है R2। मान लो इसका मास है कैपिटल M। तो देखो ये जो एनुलर रिंग एनुलर डिस्क है हमारी, ये एनुलर डिस्क बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनी होगी। तो हमने एक यहां पर डिफरेंशियल रिंग कंसीडर कर ली, इस तरह से हमने एक डिफरेंशियल रिंग ले लिया ऐसे, जिसकी रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया और जिसकी थिकनेस को मैंने dr मान लिया।
अब देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ओ के अबाउट निकालूं मैं इस एक्सिस के अबाउट, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। तो सबसे पहले हमें इस डिफरेंशियल रिंग का मास निकालना होगा। यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूट है ओवर सरफेस है, तो अगर सबसे पहले हम मास पर यूनिट एरिया की बात करें तो वो m/π r² माइनस r1² के इक्वल हो जाएगा। ये जो हमारी रिंग है, अगर इसके एरिया को मैं लिखूं तो इसका एरिया बेटा 2πr के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मास जो डिफरेंशियल रिंग है, अगर उसके मास को मैं स्मॉल m से लिख रहा हूं तो स्मॉल m हमारा m/π r² माइनस r1² इंटू 2πr के इक्वल होगा। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट डी से लिखूंगा तो डी हमारा mr² होता है, तो एक r² से और मल्टीप्लाई करोगे तो वो r³ हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2m r³ डिवाइडेड बाई r2² माइनस r1² हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसे आपको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2m r³ अपॉन r2² माइनस का r1², लिमिट जाएगी r1 से लेकर r2 तक। जरा इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा इसको। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 2m अपॉन r2² माइनस r1², बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन r⁴ अपॉन 4 हो जाएगा r1 से लेकर r2 तक। तो i की वैल्यू हो जाएगी m/2 r2² माइनस r1², एक 2 से 4 का 2 कैंसिल कर दिया। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट कर देंगे तो i की वैल्यू आ गई तुम्हारी m/2 r2² माइनस r1², इसको a² माइनस b² से r2² माइनस r1² और r2² प्लस r1² लिख देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। तो यहां से बेटा जो i निकल कर आया वो आया आपका m/2 r1² प्लस r1² प्लस r2²। लेकिन देखिए हमसे पूछा गया है डायमीटर के अबाउट, यानी हमसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट पूछा गया है, इस एक्सिस के अबाउट। तो जब हम यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेम है, तो जब आप परपेंडिकुलर थ्योरम यूज करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I' से लिखता हूं तो भाई परपेंडिकुलर थ्योरम से I' की वैल्यू बेटा आपकी m/4 r1² प्लस r2² के इक्वल आएगी। तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। हमने फाइनली लास्ट में इसमें यूज किया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे डायमीटर के अबाउट पूछा गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends upon on mass m as okay। देखो जो डिस्टेंस पूछी गई क्लोजेस्ट अप्रोच पर, मान लो यहां पर आपका ये न्यूक्लियस है और ऐसे v वेलोसिटी से हमारा अल्फा पार्टिकल चला है, ठीक। तो देखिए जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पर अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो पूरी वेलोसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी शुरुआत की एनर्जी इसकी थी हाफ mv², यहां पर जो एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी k 2e
ZE बाई RK। तो यहां से अगर हम देखें, V कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, 2E अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कांस्टेंट है, ZE कांस्टेंट है, तो यानी यहां से M प्रोपोर्शनल आ गया 1/RK या R प्रोपोर्शनल आ गया 1/MK। सो करेक्ट ऑप्शन है बेटा 48 का, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, an open U-tube contains mercury when 11.2 centimeter of water is poured into one of the arms of the tube. How high does the mercury rise in the other arm? देखो ध्यान से देखिएगा भैया, फिगर समझिएगा। हमारे पास इस तरह से ये एक यूट्यूब है जिसमें ये मरकरी भरी हुई है। अभी दोनों साइड का जो लेवल है वो सेम है। अब क्या किया गया, इस यूट्यूब में हमने पानी भर दिया, एक तरफ पानी भर दिया, वही ट्यूब है, कितना पानी भरा है 11.2 सेंटीमीटर। तो यहां जब पानी भरोगे तो इधर से मरकरी हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। मान लो इस लेवल से मरकरी ऊपर चली गई, यहां से मरकरी अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहां से ऊपर चली गई। तो देखिए ध्यान से, मरकरी इधर ऊपर गई है तो पानी नीचे आया होगा। सपोज यहां पर जो सिचुएशन आई वो कुछ इस तरह से आ गई कि मरकरी हमारी यहां पर एक्स डेप्थ नीचे खिसक गई, तो इधर मरकरी हमारी एक्स हाइट से ऊपर चली गई। और इस कॉलम में ये हमने भर दिया है पानी, वाटर है, जिसकी हाइट दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, इक्विलिब्रियम के लिए अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए और बी पॉइंट का प्रेशर हमारा सेम होना चाहिए। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी ए है वही हमारा पी बी होना चाहिए। जो पी ए है वो एच डी जी से 2x रो ऑफ मरकरी इंटू जी हो जाएगा, और जो पी बी है वो एच डी जी से, वाटर कॉलम की हाइट 11.2 है, डेंसिटी ग्राम में ले लेते हैं 1 और जी की वैल्यू जी रहने देते हैं। अब यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है बेटा, जल्दी से वैल्यू को पुट कर देते हैं, सब कुछ सेंटीमीटर पे। ठीक है भैया, जी से जी कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू 11.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 अपॉन रो ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब भैया इसको जल्दी से सॉल्व कर दो भाई, इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0.41 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। चलिए, सही बच्चों को शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ प्रेशर को बैलेंस करना था बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 meter and carrying a current of 1.2 ampere is placed in a uniform magnetic field of induction to Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of the wire. The force on the wire is, हम लोग जानते हैं F हमारा आई एल बी साइन थीटा होता है, जहां पर थीटा एल और बी के बीच का एंगल है। तो यहां पे थीटा दिया है 90, साइन 91 होता है। एफ की वैल्यू आई एल बी हो जाएगी। आई आपको गिवन है
1.2 एम्पियर, लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। सॉल्व करेंगे तो 1.2 न्यूटन इज द फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन है 50 का सेकंड। तो सभी बच्चों को ये मेरा डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, और होपफुली आप सभी ने सही किया होगा। ठीक है, तो बेटा चलिए और आगे तैयारी करते रहिए, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में डिस्कशन के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू एंड गुड नाइट।